हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको बताने जा रहा हूं कि आदर्श गैस समीकरण से वांडर वाल गैस समीकरण कैसे बना। आदर्श गैस समीकरण को वांडर वाल ने एक नए समीकरण में क्यों कन्वर्ट किया, उसका रीज़न भी हम जानेंगे। पहले यह जान लें कि आदर्श गैस क्या होता है और आदर्श समीकरण क्या होता है। बच्चों, आदर्श गैस वह गैस जो ताप, दाब और आयतन संबंधित सभी नियमों का पालन करती है, उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, बशर्ते हम आदर्श गैस मान लेते हैं किसी भी गैस को। दूसरी बात, वास्तविक गैस क्या होती है। वह गैस जो वांडर वाल गैस समीकरण का पूर्णतः पालन करती है, उसे हम वास्तविक गैस कहते हैं। इस प्रकृति में पाई जाने वाली सभी गैसें वास्तविक गैसें हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी गैस हो, वह वास्तविक गैस है, क्योंकि वह वांडर वाल गैस समीकरण का पूर्णतः पालन करती है। अब ये जान लें कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। बच्चों, PV=NRT को हम आदर्श गैस का समीकरण कहते हैं, जो कि P क्या है, दाब है, V वॉल्यूम है, आयतन है, N मोलों की संख्या है, R गैस नियतांक है और T टेम्परेचर है, ताप है। जब यह बायल और चार्ल्स ने के समीकरणों को मिलाकर जब बनाया गया आदर्श समीकरण, तो वांडर वाल नामक वैज्ञानिक ने कहा कि यह समीकरण जो है वह पूर्ण नहीं है या परफेक्ट नहीं है। तो क्यों परफेक्ट नहीं है, उन्होंने रीज़न बताया। और पहला रीज़न ये है कि वांडर वाल ने बताया, यहाँ मैंने लिखा है कि वांडर वाल ने गैस के अणुओं के आकार को नगण्य नहीं माना, जबकि आदर्श गैस समीकरण में अणुओं के आकार को नगण्य माना गया था। आप कल्पना कर लीजिए कि एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, और हम जानते हैं कि जब उसका ताप बढ़ाएंगे या दाब बढ़ाएंगे या आयतन बढ़ाएंगे, तो तीनों का जो संबंध है वह जो है इस प्रकार से है कि जब आयतन बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा। इस प्रकार से जो है ये संबंध होता है, और इस संबंध को एक आदर्श गैस समीकरण PV=NRT की फॉर्म में लिखा गया। लेकिन वांडर वाल ने बताया कि इसमें संशोधन करना चाहिए, और पहला संशोधन उन्होंने बताया कि वांडर वाल गैस समीकरण में बताया कि जो अणु हैं उनका आकार शून्य न माना जाए, नगण्य न माना जाए, बल्कि अणुओं का भी कुछ आकार होता है। और आदर्श गैस समीकरण में अणु का कोई आकार नहीं माना गया था। तो उन्होंने बताया कि वांडर वाल ने गैस के अणुओं के आकार को नगण्य नहीं माना। उन्होंने बताया कि संपूर्ण अणुओं का जो प्रभावी आयतन है, भाई नगण्य नहीं है तो उनका भी कुछ आयतन है, तो उन्होंने बताया कि वो आयतन V है। A और B उन्होंने अपने से कांस्टेंट रखा अपने समीकरण में, वांडर वाल गैस समीकरण में, जिसे हम वांडर वाल कांस्टेंट कहते हैं। तो प्रभावी आयतन उन्होंने कहा कि पूरे अणुओं का B लीजिए। तो अगर ऐसा हो, B आयतन हो पूरे अणुओं का, तो गैस का जो आयतन होगा वो B के स्थान पर क्या हो जाएगा, V-B हो जाएगा, उतना आयतन माइनस हो जाएगा। अब देखिए दूसरा रीजन क्या बताया कि आदर्श गैस समीकरण में गैस के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल तथा अणुओं एवं दीवार के बीच लगने वाला आसंजक बल को छोड़ दिया गया था। गणना करने पर बर्तन की दीवार पर आधिक्य दाब P=A/B² होगा, अर्थात प्रभावी दाब जो होगा वो P के स्थान पर P+A/V² होगा इस समीकरण में। अब आपको बताएं कि ससंजक बल क्या होता है, आसंजक बल क्या होता है। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। जब समान पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे हम ससंजक बल कहते हैं। जैसे स्याही के अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है, पानी के अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। लेकिन जब अलग अलग पदार्थों के बीच में जब बल लगता है तो उसे हम आसंजक बल कहते हैं। जैसे कभी कभी हम चाय पीते हैं या कुछ लोग डेली पीते हैं, तो सुबह क्या होता है, चाय जब पीते हैं,
चाय कितना भी गिरा दीजिए, कितना भी पी डालिए, लेकिन कप में चाय लगी रहती है कि नहीं? क्यों? केवल आसंजक बल के कारण। तो भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच में जो बल लगता है उसे हम आसंजक बल कहते हैं। जैसे बोर्ड और इस मार्कर के बीच जो बल लग रहा है, या बोर्ड और चाक के बीच जो बल लग रहा है, स्याही और कागज़ के बीच जो बल लग रहा है, चाय और कप के बीच में जो बल लग रहा है, तो आसंजक बल है। तो उन्होंने बताया कि आसंजक और ससंजक बल जो उनके दीवार के बीच और अणुओं के बीच जो लग रहा है आसंजक बल है, और अणुओं के बीच में जो लग रहा है बल गैस के, वह क्या है? ससंजक बल है। तो उन्होंने बताया कि इस आसंजक और ससंजक बल का जो परिकल्पना किया गया, गणना किया गया, तो उसका प्रभावी दाब जो है आया P के स्थान पर P नहीं है, बल्कि P + A/V² होगा। वह दाब केवल P नहीं होगा, बल्कि उसमें और कुछ ऐड होगा। और इस समीकरण जो आदर्श गैस समीकरण है PV = nRT, इसी में उन्होंने अपना संशोधन करके समीकरण बनाया। P के स्थान पर क्या लिखा उन्होंने? P + A/V², और V के स्थान क्या लिखा? V - B = nRT। यह जो है इसे कहते हैं वान डर वाल गैस समीकरण। तो अब बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि वान डर वाल गैस समीकरण बना कैसे आदर्श गैस समीकरण से। तो बिल्कुल जो है इसको आप अच्छे से समझ लें, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। तो आपकी जानकारी बिल्कुल परफेक्ट हो इस विषय में, वान डर वाल गैस समीकरण में, और आदर्श गैस क्या है, वास्तविक गैस क्या है, सभी चीज़ें मैंने बताया आपको। यह वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।